हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज फॉर +1 क्लास, और +1 क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आज की जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है बच्चों, वो क्या हैं? आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल पार्क्स, और दूसरा जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड क्या होगी, उसमें से एक एड हम पढ़ेंगे की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जियोलॉजिकल पार्क्स। देखिए बच्चों, जब भी हम जियोलॉजी का पार्क का नाम सुनते हैं या जूज का नाम सुनते हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स का ध्यान आता है कि वहाँ पर एनिमल्स होंगे। एक्चुअली जो जू होता है बच्चों, इट इज़ अ प्लेस वेयर वेरियस लिविंग एनिमल्स आर केप्ट। जैसे हम कहीं पर भी नियर बाय रहते हैं, जैसे हम बड़ा फेमस छतबीड़ जू बड़ा फेमस है, चंडीगढ़ के पास है। एक कुरुक्षेत्र में एक वहाँ पर छोटा सा जू बनाया गया है बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो पीपली के पास पड़ता है। और इस तरह रोहतक में भी एक जू है हमारे पास, ठीक है ना। तो मीन्स अपनी लोकेलिटी में कहीं ना कहीं एक जू प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर क्या है कि वेरियस लिविंग एनिमल्स रखे गए हैं, ठीक है ना, विद इन एनक्लोजर। मीन्स एनक्लोजर का मतलब उनको किसी पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, एंड डिस्प्ले टू द पब्लिक, और उनको पब्लिक को वहाँ पर दिखाया जाता है। लेकिन वो किस पर्पज के लिए है वहाँ पे? दे मे बी यूज्ड एज फॉर स्टडी, उनको स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी जू में जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, और बोर्ड पे वहाँ पर जो पर्टिकुलर एनिमल आप देख रहे हैं उसके हैबिटेट और वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो सारा उसके बारे में, बिहेवियर कैसा है, वहाँ पर उसके बारे में लिखा होता है। तो दैट मीन्स कि जो जू है उससे हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि उसकी हैबिट्स क्या है, हैबिटेट क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है ना, और वो ऑर्गेनिज्म क्यों खतरे में है, इसलिए उसको क्यों जू में रखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स में आल्सो बी ब्रेड। मीन्स कि मे भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं जो पिंजरे में बंद है उसका जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको अपनी कैप्टिविटी में रखा गया, उसको अंडर कंसिडरेशन रखा गया है कि उसकी देखरेख की जा रही है, उसको वहाँ प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, उसको प्रॉपर हैबिटेट वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, और ब्रेड का मतलब वहाँ ब्रीडिंग किया जा रहा है, उनको एक कैप्टिविटी में रखे। नेक्स्ट है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जूज है हैज चेंज्ड। आज के सिनारियो में इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम पहले जूज पढ़ते थे, अब आता है जियोलॉजिकल पार्क्स में हमने इसको तब्दील कर दिया, और जियोलॉजिकल गार्डन्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? एंड दीज आर एस्टेब्लिश्ड वेयर हाई स्टैंडर्ड केयर। अब यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड केयर दिया जाता है, और जो एनिमल्स है दे लिव इन मोर नेचुरल कंडीशंस, उनको ऐसी ही कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं कि जैसे वो नेचुरल कंडीशन में ही हो। देखिए बच्चों, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है, या हम अपनी भी अगर बात करें, हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं, जिस प्लेस में हम रहते हैं, हम वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एनिमल्स जो हैं दे वांट्स टू लिव इन द फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया होगा तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, ज़्यादा शांति से रह सकते हैं, और वो यू कैन से वहाँ पर ब्रीड भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनको कैप्टिविटी में, एनक्लोजर में रख देंगे तो वो वहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएंगे। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स जो जियोलॉजिकल पार्क्स बने हैं वहाँ पर उनको नेचुरल हैबिटेट ही दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी यू कैन से ह्यूमन बींग्स को अलाउ किया जाता है टू स्टडी, फॉर स्टडी पर्पज ओनली। तो इसलिए यहाँ पर जियोलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं। जियोलॉजिकल पार्क्स हेल्पफुल इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वाइल्ड लाइफ की हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, जैसे हम लायन की ही बात करें, वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स। टाइगर्स की बात करें, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं विच वी हैव एक्सटिंक्ट, वो लॉस्ट हो चुके हैं, हमें दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि हम उनको कैसे सेव करें, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें। तो हमारे पास दो स्ट्रैटेजी बनी हुई है आज की डेट में। एक स्ट्रैटेजी हमारे पास है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब कि हम ऑर्गेनिज्म को एक उसी के हैबिटेट में कंजर्व कर दें, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्टेड एरिया दे दें। जैसे हम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुनते हैं, वो एक क्या है, वो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा अगर हम जू की बात करते हैं, या जो गार्डन्स या जियोलॉजिकल पार्क्स की हम बात करते हैं, वो एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होते हैं।
तो एक्स2 का मतलब आउटसाइड देयर हैबिटेट, कि ऑर्गेनिज्म उस एरिया में नहीं मिलता, लेकिन हमने उसको इसलिए वहां पे रखा, उसको अच्छी तरह केयर देने के लिए, उसको उसका नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे से वहां इंटरब्रीड कर सके, उनकी पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज कर सके। तो एक्स2 का मतलब होता है आउटसाइड द हैबिटेट, इन-सिटू का मतलब इनसाइड, और यू कैन से इन देयर नेटिव प्लेस, हमने उनको वहीं पे प्रोटेक्शन दे दी है। तो देखिए चलिए, दिस इज अबाउट द जूलॉजिकल पार्क्स। तो इससे भी हम ऑर्गेनिज्म को यू कैन से स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एड। जूज ऑफ इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट जूज हैं। पहला जू जो एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है ना, जू इन चेन्नई के अंदर किया गया इन 1855। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम CZA के नाम से जानते हैं, मैनेज ऑल द यू कैन से जूज ऑफ द इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट जूज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जैसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा एलिपोर जूलॉजिकल गार्डन जो है कोलकाता के अंदर सिचुएटेड है, तीसरा एलन फॉरेस्ट जू जो कानपुर के अंदर प्रेजेंट है, मैसूर जू कर्नाटका में है। इस तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास जयपुर जू जो जयपुर के अंदर प्रेजेंट है, बड़ा फेमस है, तिलियार जू जो रोहतक के अंदर प्रेजेंट है। इस तरह हमारे पास जो है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग के अंदर प्रेजेंट। दीज आर द फेमस जूलॉजिकल पार्क्स और विच आर यूज्ड एज ए यू कैन से टैक्सोनॉमिकल एड विच हेल्प अस टू क्लासिफाई आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म in the which are placed in the you can say zoological parks or in the captivity। चलिए नेक्स्ट हम zoological aid ले लेते हैं, दैट इज की। सबसे पहले की जब भी बात होती है कि हमने क्या किया कि हमारे पास कोई नया ऑर्गेनिज्म हमने फाइंड आउट किया है, हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहचानने की हमारे पास कुछ कीज होती हैं, और ये जो कीज हैं बच्चों दे आर, अब जो कीज होती हैं दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं सबसे पहले की क्या होती है, ठीक है ना, वो किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मदद करती है। सबसे पहले देखिए जो की है वो क्या है, इसको हम टैक्सोनॉमिकल की भी बोल सकते हैं। और ये क्या होती है, इट इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस हैविंग टू स्टेटमेंट्स, इसमें दो स्टेटमेंट होंगी, और जो ये स्टेटमेंट होगी ये अपोजिट होगी, कि एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है ना, वो सीधी होगी और दूसरी उसके अपोजिट में होगी। जैसे यूजुअली ए कपलेट और टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर दो स्टेटमेंट होंगे, इन दो स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, ठीक है ना। और स्टेटमेंट के अंदर हर स्टेटमेंट को हम एक लेट बोलते हैं। इफ वन ऑफ देम यू कैन से प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, अगर उनमें से दोनों में से एक प्रेजेंट है तो अदर इज रिजेक्टेड, तो दूसरी क्या होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए तौर पे लेते हैं हम कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है कि जो गिवन ऑर्गेनिज्म है, सपोज हम दो स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट 1 है सपोज हमारे पास, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, हेयर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ये स्टेटमेंट 1 होगी। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है हेयर्स आर स्मॉल, हेयर्स आर नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। अब एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया दोनों में कि दो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, कपलेट बोल दिया, ओके। और एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेट बोलते हैं। सपोज हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और उसकी पूरी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट है, मीन्स पहला स्टेटमेंट उस पर अप्लाई हो गया, मीन्स इट इज फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो दूसरी क्या होगी, हमारी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। नाउ ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड ए लेट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो इस स्टेटमेंट को भी हम लेट बोल सकते हैं और इस स्टेटमेंट को भी हम लेट बोल सकते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कि हमारे पास ऐसा नहीं होता कि एक की को हम हर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई कर सकते हैं या हर कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरी टैक्सन के लिए, टैक्सन मीन्स कि हमारे पास फैमिली के लिए अलग की होगी, जीनस को पहचानने के लिए अलग की होगी, स्पीसीज के लिए अलग की होती है। चलिए अब टाइप्स जान लेते हैं जल्दी से कि जो हमारे पास जो कीज होती हैं मेनली 2 काइंड्स की होती हैं। एक होता है हमारे पास इंटेंडेड की और दूसरा होता है उसको हमारे पास ब्रैकेटेड की।
दो तरह की कीज होती हैं। चलिए देख लीजिए, इंटेंडेड की क्या होगी, द की कंटेन्स ए सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है ना, उनमें चॉइसेस होगी, लेकिन यहां पर हमें इंटेंडेड की बड़े ध्यान से लगानी पड़ेगी, हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल कार्पेल 1 ओवुलेटेड फ्रूट एक्रीन्स, ओके, लीव्स अपोजिट एंड कंपाउंड, तो ये सारे कह दी जाता कैरेक्टर्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये इंटेंडेड कीज हैं, ओके। फिर देखिए ब्रैकेटेड कीज, द की यूजेज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लाइक द इंटेंडेड की 1, जैसे हमने इंटेंडेड की के अंदर देखा कि वहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, उसी की तरह होता है, बट दे आर नॉट सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स, जैसे इंस्टेड ऑफ ईच कैरेक्टर गिवन इन ए नंबर इन द ब्रैकेट, कि यहां पर क्या होगा कि जो इंटरवेनिंग उनको एक ब्रैकेट में रख दिया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे कार्पेल्स वंस ओवुलेटेड फ्रूट एक्रीन्स, जैसे 2 दे दिया, ये क्या होगी अब ब्रैकेटेड की होगी। दूसरा कार्पेल्स मैनी ओवुलेटेड फ्रूट फॉलिकल्स, इसी तरह लीव्स अपोजिट कंपाउंड 4, लीव्स अल्टरनेट एंड रेडिकल 3। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि यहां पर जब हम ब्रैकेटेड की और इंटेंडेड की अप्लाई करते हैं तो यहां पे ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जो चॉइस है दैट शुड बी यू कैन से प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट की अब पढ़ लेते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारी कीज हैं टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे पास जो पहली की होगी, अब जैसे मोनोग्राफ हम पढ़ते हैं, फ्लोरा हम पढ़ते हैं, चलिए उनके बारे में और जान लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, की जैसा आपने अभी की के बारे में पढ़ा कि विच हेल्प इन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, तो हमारे पास कुछ ऐसे एक डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम एक स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो क्या हैं देखिए जरा, जैसे हम मैनुअल्स हैं, फ्लोराज हैं, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है, और जो की हम पढ़ चुके हैं, दे कैन बी यूज्ड एज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, हम इनको यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे यूज कर सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं मैनुअल। इट इज ए हैंडी बुक, मीन्स हाथ में रखने वाली एक बुक की तरह ही होती है, जिसके अंदर क्या सारी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका अक्रेंस कहाँ पे है, वो कहाँ पे मिलती है, ओके, उसका कलेक्शन मीन्स उसकी फोटोग्राफ्स उसमें होंगी, और उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, कि वो किस एरिया में प्रेजेंट होती है, उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैनुअल में गिवन होता है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो मैनुअल्स हैं दे कंटेन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा आता है हमारे पास फ्लोरा। फ्लोरा भी एक यू कैन से बुक है जिसके अंदर क्या है कि इंफॉर्मेशन होती है एज टू किसके बारे में, हैबिटेट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सीजनल चेंजेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इंडेक्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ए स्पेसिफिक एरिया और ए गिवन एरिया। दैट मीन्स कि जो फ्लोरा है इट इज द यू कैन से एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन ए विच इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए स्पेसिफिक एरिया में जो मिलता है। दैट मीन्स इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। तो उस तरह से हम उस फ्लोरा को वहां से पहचान सकते हैं। इस तरह हमारे पास मोनोग्राफ, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है ना, इट गिव्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन फैमिली और ए जीनस एट ए टाइम। मीन्स कि हमारे पास एक फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका कंपाइलेशन करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो एक पर्टिकुलर फैमिली की है उसका कंपाइलेशन मीन्स एक बारी में एक ही का कंपाइलेशन होगा, या तो फैमिली का होगा या जीनस का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ हम उसको कह सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कैटलॉग। इट इज ए लिस्ट ऑफ रजिस्टर दैट एन्यूमरेट मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, की ये मेथड्स बताता है कि मीन्स जैसे हम कैटलॉग पढ़ते हैं, कैटलॉग यूज किया जाता है लाइब्रेरी में, और कैटलॉग का मतलब होता है कि हम वहाँ पे पता रहता है कि इस नंबर का बुक उस पर्टिकुलर सेल्फ में रखा हुआ है। तो ये जो कैटलॉग यहाँ पर बुक है या जो लिस्ट जो रजिस्टर है वो हमें मैथोडोलॉजिकली जो बताता है जितनी भी स्पीसीज हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और इवन उनके अंदर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी रहता है उनको आइडेंटिफाई
करने का, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटलॉग। और लास्ट हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो की से करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, जो की होती है ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम कपलेट कहते हैं, एंड ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड। और ये हर स्पीसीज के लिए या टैक्सन के लिए यू कैन से अलग अलग होती है, स्पेसिफिक होते हैं। कीज आर वेरी स्पेसिफिक टू ईच टैक्सन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट यू कैन से सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।